द स्टोरी ऑफ आरएमएस टाइटैनिक, वो जहाज़ जिसे अनसिंकेबल का टाइटल दिया गया था। यह जहाज़ 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली सफ़र पर निकलती है इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए। इस जहाज़ में ऐशो आराम की हर वो चीज़ें मौजूद होती है जिससे मिलियनर्स और बिलियनर्स का शौक पूरा हो। इसलिए इस जहाज़ को एक और निक नेम दिया गया, बिलियनर्स स्पेशल। टाइटैनिक की लेंथ 822 फीट, चौड़ाई 92.5 फीट और हाइट 60 फीट थी। इस शिप की कमान संभाले हुए थे 62 ईयर ओल्ड कैप्टन एडवर्ड स्मिथ। टाइटैनिक 2224 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स को लेकर अपने मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी। तेज़ी से इसलिए क्योंकि टाइटैनिक के ऑनर और इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जोसेफ ब्रूस इसमें चाहते थे कि यह जहाज़ इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी तक जाने वाली सबसे फास्टेस्ट जहाज़ बन जाए, जिससे टाइटैनिक की रेप्यूटेशन बढ़ जाए और उनकी कंपनी की मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाए। लेकिन इस जहाज़ की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 14 अप्रैल की रात समंदर काफ़ी शांत था और समंदर में धुंध भी काफ़ी था, जिस वजह से विजिबिलिटी बहुत ही कम थी। जहाज़ के टॉप पर बैठे क्रू ने इन्फॉर्म किया कि हमारे सामने कुछ ही मीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो चुकी थी। ठीक 11:40 पर टाइटैनिक टर्न लेते लेते आइसबर्ग के लेफ्ट साइड से टकराती है, जिससे टाइटैनिक के राइट साइड का हल पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। आइसबर्ग से कोलैप्स होने के बाद टाइटैनिक के आर्किटेक्ट ने रियलाइज़ किया कि यह जहाज़ तो डूब जाएगा, और ठीक 2:20 पर पूरा का पूरा टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक के तह में चला जाता है। जिस जहाज़ को बनाने में 3 साल से भी ज़्यादा का वक्त लगा, उस जहाज़ को डूबने में 3 घंटा भी नहीं लगा। तो फिर किस बात का अनसिंकेबल शिप? आइए जानते हैं 5 ऐसे मिस्टेक्स जो टाइटैनिक को डूबने की वजह बनी। रीज़न नंबर 1, हाई स्पीड ऑफ द शिप। टाइटैनिक के खुलने के बाद से यह जहाज़ तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। वो इसलिए क्योंकि कैप्टन को टाइटैनिक कंपनी के ऑनर की तरफ से प्रेशर था कि जहाज़ की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, हमें सबसे कम वक्त में यह सफ़र तय करना है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था, जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो उस वक्त उसकी स्पीड थी 22 नॉट्स, लगभग 40 किलोमीटर पर आवर। यह किसी भी पानी वाले जहाज़ की बहुत हाईएस्ट स्पीड होती है। जब उन्हें टाइटैनिक के टॉप पर बैठे क्रू से सिग्नल मिला कि हमारे सामने कुछ ही मीटर की दूरी पर आइसबर्ग है, तो उस वक्त इस तेज़ स्पीड के साथ बहुत ही कम समय में जहाज़ की डायरेक्शन चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। रीज़न नंबर 2, इग्नोरेंस ऑफ आइसबर्ग वार्निंग। जिस वक्त टाइटैनिक अपने सफ़र में निकला था उस वक्त का वेदर बहुत ही ठंडा था, और ऐसे कंडीशन में नॉर्थ अटलांटिक में आइसबर्ग का मिलने के थ्रेट बहुत हाई हो जाती है। समुद्री सफ़र में आइसबर्ग का मिलना बहुत यूनिक नहीं है, लेकिन इससे अलर्ट रहना हर कैप्टन की जिम्मेदारी होती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक के चलने के 1 दिन के बाद से ही उन्हें आइसबर्ग की वार्निंग मिलनी शुरू हो गई थी। ये वार्निंग आसपास के जहाज़ वाले भेजते हैं जो उनसे पहले वो उस रास्ते से गुजर चुके होते हैं। रिपोर्ट्स का मानना है कि 14 अप्रैल की रात को टाइटैनिक ने 6 आइसबर्ग वार्निंग रिसीव किया। कोलैप्स होने से 1 घंटा पहले टाइटैनिक को कैलिफोर्निया शिप से एक सिग्नल मिलता है कि रास्ते में एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, ज़रा संभल कर चलना। लेकिन टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर ने इस सिग्नल को इग्नोर कर दिया और 1 घंटे के बाद टाइटैनिक वही आइसबर्ग से जा टकराया। रीज़न नंबर 3, प्रॉब्लम्स विथ मटेरियल। जहाँ तक टाइटैनिक के मटेरियल्स की बात है, नो डाउट वो उस वक्त के बेहतरीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया गया था। टाइटैनिक का हल सीमेन मार्टिन नाम के स्टील बॉडी का बना था, और यह स्टील बॉडी ठंड के कांटेक्ट में आने पर थोड़ा ब्रिटल हो जाता है, यानी नाजुक हो जाता है और आसानी से डैमेज हो सकता है। जिस वक्त टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2.22 डिग्री सेल्सियस था, और इतना टेम्परेचर काफ़ी होता है इस स्टील बॉडी को कमज़ोर करने में। ये एक बहुत बड़ी भूल हुई थी टाइटैनिक बनाने वाले इंजीनियर से, जिसकी वजह से 1500 लोगों की जानें चली गई। रीज़न नंबर 4, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्न। एक दावा किया गया था 2010 में लुइस पैटन द्वारा, जो कि ग्रैंड डॉटर थी एक मोस्ट सीनियर शिप ऑफिसर की, जो उस हादसे में सर्वाइव कर गए थे। लुइस कहती हैं कि एक गलत टर्न वजह थी इतनी बड़े हादसा की। शिप के स्टीयरमैन को शिप राइट टर्न लेने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन जल्दीबाजी में स्टीयरमैन ने शिप को लेफ्ट टर्न कर दिया, जहाँ पर आइसबर्ग और फैला हुआ था। बताता चलूँ कि जितना आइसबर्ग आपको ऊंचा दिखता है उससे 9 गुना ज़्यादा वो पानी के अंदर होता है, जो आपको नहीं दिखता। मान के चलें कि आप एक आइसबर्ग को देखते हैं जिसकी हाइट 10 मीटर है, तो आप उस आइसबर्ग का 90 मीटर नहीं देख पा रहे हैं जो पानी के अंदर है। और यहाँ पर टाइटैनिक जिस आइसबर्ग से टकराया उसकी ऊंचाई पानी के ऊपर 90 फीट थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह आइसबर्ग कितना विशाल था। रीज़न नंबर 5, लेस नंबर ऑफ बोट्स।
टाइटैनिक पर कम बोट्स रहना टाइटैनिक को डूबने से तो नहीं बचा सकता था, लेकिन टाइटैनिक पर सवार लोगों को ज़रूर बचा सकता था। टाइटैनिक पर कुल मिलाकर मात्र 20 बोट्स थे, जिसकी कैपेसिटी 60% थी पर बोट। इसका मतलब मैक्स टू मैक्स 1200 लोग बोट पर आ सकते थे और शिप पर टोटल 2224 लोग ऑन बोर्ड थे। इसका मतलब कम से कम 1000 लोग फिर भी डूब जाते, लेकिन यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा यानी 1500 लोग टाइटैनिक के साथ डूब गए। पर कैसे? वो इसलिए कि जब कैप्टन ने लोगों को रेस्क्यू करने के लिए फर्स्ट बोट शिप से उतारा तो उसमें मात्र 20 से 22 लोग ही सवार हुए, जबकि बोट की कैपेसिटी थी 60 लोगों की। पर ऐसा क्यों हुआ? पहला रीज़न तो यह है कि लोग इतने कॉन्फिडेंस थे कि यह शिप तो अनसिंकेबल है, यह डूब ही नहीं सकता, तो बहुत से लोगों ने इसे हल्के में ले लिया और समझा कि एक हल्की सी टक्कर लगी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा रीज़न यह है कि इस शिप में मैक्सिमम अमीर लोग सवार थे। वो नहीं चाहते थे कि बोट कंप्लीट फुल हो जाए। अगर उन लोगों ने ऐसी हरकत नहीं की होती तो और भी लोगों की जान बचाई जा सकती थी। जिन लोगों को पानी में तैरना आता था वो डूबते हुए टाइटैनिक से कूद गए, लेकिन -2 डिग्री सेल्सियस में आधा घंटे से ज़्यादा सर्वाइव करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है, और इस वजह से वो लोग भी पानी के ठंड से मर गए। दोस्तों, तो ये थी वो 5 बड़े रीज़न समंदर के इतिहास में इतने बड़े डिजास्टर के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।